हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लैब। तो आज हम लोग ना डायमेंशन एनालिसिस के बारे में जान। लास्ट क्लास में हमने मेजरमेंट के बारे में जाना था और उसके बेस्ड यूनिट कन्वर्जन से कुछ बेस्ड उस पे यूनिट कन्वर्जन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसके वेरियस एप्लीकेशन, और डायमेंशन एनालिसिस यानी कि डायमेंशंस का क्या क्या लिमिटेशन। ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। व्हाट इज डायमेंशन? ठीक है। तो डायमेंशन डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी। ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो डायमेंशंस होता है ना, ये बताते हैं कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, बेस क्वां बेस क्वांटिटी के कितने पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये बेस क्वांटिटी जनरली हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जनरली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है। बेस क्वांटिटी को हम जनरली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी रखते हैं। और जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनको डायमेंशनली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को के से, करंट को ए से, लिमिनस इंटेंसिटी को सी डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। ठीक है। अब ये डायमेंशन बेसिकली है नंबर। डायमेंशन क्या है? बेसिकली नंबर सी। जैसे कि अगर मैं फोर्स का लूँ, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो इसका डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। ठीक है। अब ये बोलोगे सर ये कैसे हुआ, मैं बस अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे आता है, ये क्या होता है। बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये जो फोर्स है, मास के पावर जो इसका वन है, एल का पावर वन और टी का पावर माइनस टू। तो ये फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। कैसे? तो मास का जो इसका पावर है वन, लेंथ का भी वन और टाइम का माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन। ठीक है। और किसके? फिजिकल क्वांटिटी पे। तो फिजिकल क्वांटिटी एम एल एम बी। समझ में आई बात? और भी अच्छे समझ में आएगा जब हम इस पे बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे और आगे जाए। अब डायमेंशन जब हमने पढ़ा तो डायमेंशन के बाद आता है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेस उसके बेस क्वांटिटी के पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस तरह से, तो इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे अभी मैंने दिखाया था फोर्स का, ये था डायमेंशनल फॉर्मूला। और जब हम फोर्स के जब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करके लिखते हैं लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है। अगर सिर्फ ये लिखते एम टू द पावर वन, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर माइनस टू, तो ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया एफ, डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया? डायमेंशनल इक्वेशन। समझ में आई बात? अब चलो हम लोग कुछ कुछ ना डायमेंशंस के बारे में जान लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था, अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को देखा। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स। लेंथ। लेंथ का क्या होता है? तो लेंथ से अच्छा रहेगा, हम बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है क्या? एक तरह का लेंथ ही है। तो डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? एल ऑन, है ना, एल टू द पावर वन। उसका आता है स्पीड। स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड का डायमेंशन होगा, अब स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि अगर हमें ना उस इक्वेशन का, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें डायमेंशन निकालना है, अगर हमें उसका फॉर्मूला पता है, तो हम ना उसका डायमेंशन आराम से फाइंड कर सकते हैं। जैसे स्पीड का होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो हम इस डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू हम लिख देते हैं डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? एल। और डायमेंशन ऑफ टाइम कितना होगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एल टी टू द पावर माइनस। ठीक है। समझ में आई बात? सेम वेलोसिटी के साथ भी होगा। ठीक है। वेलोसिटी में यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, यानी लेंथ ही है, तो उसका भी एल हो जाएगा।
तो ये इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यानी कि हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम, लिख सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, राइट रॉन्ग, यहाँ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट नहीं, वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी ओवर टाइम, अब वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का होगा एल टी टू द पावर माइनस वन, ये तो डायमेंशन है। और टाइम का फिर से टी, यानी कि एक एक्सेलेरेशन का डायमेंशन क्या होगा, एल टी टू द पावर माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन एक्सेलरेशन। ठीक है। इसको अगर हम अ, यहाँ से हम फोर्स को देख सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम डायमेंशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। डायमेंशन ऑफ मास क्या है, कैपिटल है, और डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू एल टू द पावर। तो यहाँ से हमारे पास डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम एल टी टू द पावर, ये हो गया डायमेंशन ऑफ फोर्स, याद रहेगा। फोर्स के बाद आते हैं हम प्रेशर देख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एरिया। अब याद याद करो फोर्स का, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डायमेंशन क्या, एम एल ई टू द पावर माइनस टू। एरिया क्या, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू, मतलब साइड स्क्वायर, यानी दो लेंथ का प्रोडक्ट होता है, लेंथ इंटू विड्थ, दोनों तो डिस्टेंस ही है ना। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल इंटू एल, एल इंटू एन, यानी एल का पावर टू। तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर। फिर आता है हमारे पास एनर्जी की बात करते हैं। तो या फिर हम वर्क की बात करें, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क पे यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन एंड फिर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, फोर्स का हमारे पास है एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का एन। तो इस जगह से हमें क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ वर्क एम एल, एम एल टू टी टू द पावर माइनस। अब एनर्जी का भी सेम डायमेंशन होगा, एनर्जी वर्क एनर्जी तो इक्वली होता है, तो इसका भी डायमेंशन सेम हो जाएगा, एम एल टू टी टू द पावर। ठीक है। इसके बाद हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं और भी चीजों के बारे में बात कर सकते हैं हम। चार्ज, चार्ज, अब चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी की जो बात करते हैं, तो चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो चार्ज बराबर होता क्या, तो याद करो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेंथ में, कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। यानी कि चार्ज इक्वल टू होता है करंट इंटू टाइम। हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम, डायमेंशन ऑफ करंट इंटू डायमेंशन टाइम। करंट का डायमेंशन क्या होगा, ए, और टाइम का टी, तो ये ए, राइट, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास बेसिक बेसिक कई क्वांटिटीज हैं, इनका हमने डायमेंशन किया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब डायमेंशन ना, ये मतलब पूरे फिजिक्स में हम डायमेंशंस लर्न करते हैं, कोई कई तुम्हें फिजिकल क्वांटिटीज या कांस्टेंट के बारे में डायमेंशंस या लर्न करना पड़ेगा।
ठीक है, तो वो जैसे जैसे चैप्टर मतलब ये चैप्टर्स प्रोसीड करेंगे, हम नए नए क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, तो उस समय में डायमेंशन बताता जाए। ठीक है, अभी अगर मैं बताऊं तो थोड़ा अजीब लगेगा, लर्न करने में दिक्कत हो। ठीक है, जैसे कि मैं एक हमने पढ़ा था कांस्टेंट के बारे में। अगर कांस्टेंट की बात करें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़े हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके बारे में जानते हो? ग्रेविटेशन, अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना, ये कैसे? तो इसके लिए क्या होगा, बेसिकली जितने भी कांस्टेंट है ना, उनका अगर डायमेंशन निकालना तो उसके लिए हम कैसे निकाल। तो सबसे पहले तो समझ लो इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने जैसे बताया, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर। ठीक है, ये होता है। अगर मुझे यहाँ पे जी का निकाला तो जी का हम एक्सप्रेशन कर लेते हैं। जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय एम। ठीक है, अब मुझे इसका डायमेंशन निकालना। अगर मैं डायमेंशन ऑफ जी लिखूँ तो ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एम, डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ m1, डायमेंशन। अगर ध्यान से देखो तो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा था। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m l t⁻²। ठीक है, और r क्या है, ये तो डिस्टेंस है, यानी कि ये l स्क्वायर होगा। और m1 का क्या होगा, m, और इसका भी m। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये m स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पहले से है, तो यहाँ पे हो गया m⁻⁻1। l है यहाँ पे, यानी कि l3, और t⁻²। ये हो गया डायमेंशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का डायमेंशन याद रहेगा। हमें ये अगर याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कैलकुलेट करना हमें पता है। ठीक है, तो अगर इस पे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, अगर याद हो हमें तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही कांस्टेंट और है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, ये ना फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप अभी, और टेंथ में भी पढ़ा होगा। टेंथ में नहीं, नाइन्थ में पढ़ा। तो होता क्या है, एनर्जी बराबर होता है h c/। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी, ये एक वेव का एनर्जी है। तो E इज इक्वल टू हो गया एनर्जी, H हो गया प्लैंक कांस्टेंट, C हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा हो गया वेव। यहाँ से अगर मुझे प्लैंक कांस्टेंट का निकालना हो डायमेंशन, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सप्रेशन को H के लिए लिख लेंगे, तो एनर्जी इंटू लैम्डा अपॉन C। और अगर हम इसको डायमेंशन के फॉर्म में डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी, डायमेंशन ऑफ वेव डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ C। अब E का डायमेंशन हमें क्या पता है, डायमेंशन ऑफ H हमें क्या पता है, E क्या है, एनर्जी, अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया था, ये होता है m l⁻², t⁻²। डायमेंशन ऑफ लेमडा क्या है, लेमडा है तो एक लेंथ ही ना, वेव लेंथ है ना, तो इसका एल ही रहेगा। और अपॉन सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड का डायमेंशन, स्पीड का क्या होता है, एल t⁻⁻1। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया m, यहाँ एल कितना है, 2, और एक यहाँ, तो ये एल है और ये के ये तो कैंसिल आउट रहेगा, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा। t⁻⁻2 है, और ये -1 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 यानी कि माइनस। तो यहाँ पे t⁻⁻, ये है डायमेंशन हमारे पास प्लेन कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से किसी भी कांस्टेंट अगर दिया रहे उसका भी हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इजी है, बस हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें ग्रेविटेशन का फॉर्मूला पता था, और बाकी जो उसमें जो क्वांटिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं, उनका डायमेंशन हमें पता था। उसी तरह से यहाँ पे तो हमें बेसिक जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशन कम से कम 15-20 फिजिकल क्वांटिटीज का तो याद ही होनी चाहिए, तब हम इजिली क्वेश्चन कर पाएंगे फास्ट। अब ये तो था डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन
डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये बेसिकली है, तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि एड 5 किलोमीटर इंटू 5 + 5, क्या ये हम कर सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं। बोलोगे सर क्या ही करवा रहे हो, किलोमीटर में डिस्टेंस में मास को हम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, कि किसी भी टू क्वांटिटीज को हम अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये तभी कर सकते हैं जब वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं। मास से हम मास को ऐड कर सकते हैं, और डिस्टेंस से डिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं, टाइम को टाइम से ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, दो ऐड कर रहे हैं, तो दोनों सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि दोनों का डायमेंशन भी सेम। समझ में आई बात? तो मान लो कि अगर हम लिखते हैं a + b, y = a+, तो ये, इसका मतलब क्या है? अगर डायमेंशन के फॉर्म में लिखें हम, तो डायमेंशन ऑफ y इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, क्योंकि ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी हम ऐड कर पाए, और ऐड करने के बाद हमें वही फिजिकल क्वांटिटी भी मिलेगा, तो ये जो इक्वल्स टू है वो भी सेम। ठीक है। तो ये हो गया कंपेरेबल वाला पार्ट। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे मैं बस यही बता देता हूँ कि एक तो हो गया कि इक्वल्स टू के दोनों साइड कंपेयर भी करना पड़ता, सिर्फ इक्वल्स नहीं, कंपेयर भी करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं कि 5 किलोमीटर या 5 kg में कौन बड़ा है, तो अभी हम नहीं बता सकते। मतलब ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम किसी दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, तभी हम कंपेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन, राइट, इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन प्लस और माइनस, इन से जुड़ा हो, राइट, तो उनका क्या होगा? सेम डायमेंशन। क्या होगा वो? वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा? सेम। याद रहेगा? ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? अब इसका ना बहुत सारा एप्लीकेशन भी, ठीक है। जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करने में, इक्वेशन में कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो वो हम वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। डायमेंशनल जो इक्वेशन होते हैं, उसमें किसी कांस्टेंट का हमें डायमेंशन निकालना है, या फिर हमें वेरीफाई करना है कि ये फॉर्मूला सही है नहीं है, तो इसका हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं प्रिंसिपल। यहाँ पे एक और बात आती है, तीन तरह के जो फंक्शंस होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि e⁻x, राइट। और लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लॉग। ये जो है ना, ये डायमेंशनल, ये सब, इनका कोई डायमेंशन, नो डायमेंशन। ठीक है। ये जितने तीनों क्वांटिटीज हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं। याद रहे, आगे एक्सप्रेशन में जब भी आएंगे तो हम इनका हम जिक्र करेंगे, या इसका यूज करें, इस प्रॉपर्टी का यूज करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी है। एक्सक्यूज। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी मैंने बता दिया कि दो या फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर, इक्वल टू या ऐड और सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक क्वांटिटीज, इनके कोई डायमेंशन नहीं होते। अब इनका हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन क्या क्या कर होता है? एप्लीकेशन है वैलिडेशन ऑफ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूला को चेक करने के लिए,
हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज करते हैं, फाइंडिंग डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, कन्वर्जन ऑफ और एस्टेब्लिश रिलेशन ऑफ फिजिकल। ये हम यहाँ पे हम डायमेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब वैलिडेशन ऑफ फॉर्मूला में एक मैं इंपॉर्टेंट बात आता हूँ कि अगर डायमेंशनली करेक्ट डायमेंशनली इनकरेक्ट इनकरेक्ट अगर है, कोई फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो उस वो फॉर्मूला ही इनकरेक्ट इनकरेक्ट ठीक है। अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट ही होगा फॉर्मूला, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला करेक्ट ही होगा। तो मे और मे नॉट करेक्ट, ठीक है। ये दोनों लाइन अभी मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं रिलेशन ऑफ फॉर्मूला। इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि हमें चेक करना है कि चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन टी, ये टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, है ना। तो टी क्या है यहाँ पे, टाइम पीरियड, एल क्या है, लेंथ, और स्क्वायर रूट क्या है, जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। अब डायमेंशनली चेक कैसे करते हैं, तो जितना एल एच एस में जो डायमेंशन, क्योंकि अभी मैं बता देना इक्वल्स टू में अगर दो है क्वांटिटीज, तो दोनों का सेम डायमेंशन, यानी कि जो टाइम पीरियड का डायमेंशन है वही टू पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी का भी डायमेंशन वही होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ टी क्या होगा, टाइम पीरियड तो टी ही होगा। तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ इसका देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ टू पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी का बात करें तो ये टू पाई है कांस्टेंट, ठीक है। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये इनको हम नहीं लिखे, बचेगा क्या। अब स्क्वायर रूट ऑफ एल, ये जो डायमेंशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल डायमेंशन ऑफ एल और डायमेंशन ऑफ जी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या है, एल का एल का डायमेंशन हो गया एल टू द पावर वन अपॉन टू, और जी का डायमेंशन क्या होगा, जी है एक्सीलरेशन ना, तो ये हो गया एल टी टू द पावर माइनस वन और इसका पावर वन, ठीक है। और एक्स से टी टू द पावर माइनस टू है। तो अब देखो, ये अगर डायमेंशन लिखें तो यहाँ पे क्या है, एल टू द पावर वन अपॉन टू, और यहाँ पे है एल टू द पावर वन अपॉन टू और टी टू द पावर माइनस, ओके। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चला जाएगा और ये आ गया टी। अब ये एल एच एस और आर एच एस दोनों सेम हो रहा है कि नहीं, एल एच एस में हमारा टाइम पीरियड ही था ना, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, राइट, द फॉर्मूला टी इज इक्वल टू टू पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, ये डायमेंशनली करेक्ट है, राइट। करेक्ट, पर ये ना, ये अगर डायमेंशनली करेक्ट हो तो ये कहीं से ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये फॉर्मूला भी करेक्ट, ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट। हाँ, वैसे ये फॉर्मूला भी करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन जो डायमेंशनल एनालिसिस हमने चेक किया उससे सिर्फ ये सिर्फ पता चलता है कि सही हो भी सकता है, गलत और ये गलत भी, लेकिन डायमेंशनल इनकरेक्ट है तो वो सरासर रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को हम एक फॉर्मूला को हम पलट देते हैं, हमारे पास टाइम टी इक्वल टू क्या था, टू पाई एल अपॉन जी था, हम यहाँ पे जी अपॉन एल, राइट। ये रॉन्ग फॉर्मूला है, ठीक है। अगर डायमेंशनली देखें तो इसका क्या आएगा, डायमेंशन अगर करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा एल टू द पावर माइनस में, डायमेंशन ऑफ, अगर डायमेंशन ऑफ टी ये हो गया एल एच एस और आर एच एस में आ जाएगा क्या? तो डायमेंशन ऑफ जी अपॉन एल, तो डायमेंशन ऑफ जी डायमेंशन ऑफ एल टू द पावर वन अपॉन टू, ये हो गया
एल टू द पावर 1/2 और टी टू द पावर 1 प्लस एल टू द पावर, यहाँ से क्या आ जाएगा टी टू द पावर माइनस। अब ये दोनों आरएचएस और एचएस सेम नहीं है, तो मतलब ये फॉर्मूला ड्रॉप, फॉर्मूला ड्रॉप, कोई प्रॉब्लम। तो जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट है, लेकिन अगर करेक्ट होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कहिए सही ही है फल। इसका रीजन क्या है कि अगर यहाँ पर 2 पाई नहीं होता, अगर इस पहले वाले प्रॉब्लम को, तो अगर यहाँ फॉर्मूला 2 पाई नहीं होता तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट होता, क्योंकि डायमेंशन तो 2 पाई का सही मतलब हम डायमेंशन लेते ही नहीं है ना, न्यूमेरिक कांस्टेंट जो उसका डायमेंशन नहीं लेते। तो अगर यहाँ पर 2 पाई की जगह 4 पाई भी होता तो भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट होता, पर फॉर्मूला इनकरेक्ट होता। फॉर्मूला तो ये है टी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन, ये है टाइम पीरियड का। सही है। तो यहाँ से हमने देखा कि हम किसी भी इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज रॉन्ग, और अगर क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो रॉन्ग का श्योर शो है, लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो ये हो भी सकता है, करेक्ट नहीं भी हो सकता। ठीक है। फिर आते हैं एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या है, मैं बोला गया है कि डायमेंशन, एक इक्वेशन दे रखा है पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी थीटा अपॉन बी, जहाँ ये यहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ए एंड बी कांस्टेंट है और थीटा टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें निकालना है ए का डायमेंशन। अब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम ऐड करें तो दोनों का डायमेंशन सेम, यानी कि डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर, ये है डायमेंशन ऑफ। अब यहाँ पे डायमेंशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ ए और बी का डायमेंशन का स्क्वायर। और पी का डायमेंशन क्या होता है भाई, तो पी का डायमेंशन होता है प्रेशर है, तो एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2, ये था पी प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए और भी का डायमेंशन क्या है भाई, तो एल टू द 3 और यहाँ पे स्क्वायर, ये हो गया एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2। अब यहाँ से ये एल कितना होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए, और ये तो रहेगा यहाँ पे एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर, ये चला जाएगा यहाँ पे एल टू द पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डायमेंशन ऑफ एम, और ये है एल टू द पावर 6, यहाँ पे एल टू द पावर माइनस 1 है, तो यहाँ पे एल टू द पावर 5 और टी टू द पावर माइनस 2, ये मिला। कौन सा ऑप्शन में, एम एल टू द पावर 5 टी टू द पावर माइनस 2, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी टाइप में यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट फाइंड किया। ठीक है, और यही तरीका है डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके किसी कांस्टेंट का डायमेंशन पता करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टी डैश गिवन एक्स, हमारे पास एक्स दे रखा है ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी। ठीक है, हमें ए बी सी और डी का डायमेंशन पता करना है, जहाँ पे एल क्या है, एक्स क्या है लेंथ, और टी क्या है टाइम। कर सकते हैं इसको ना? आप लोग घर से करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन किया जा सकता है। हाँ, ठीक है, इसको भी ट्राई कीजिएगा। ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ, इसमें डायमेंशन ऑफ सी निकालो। ओके, यहाँ पे डायमेंशन क्या है, ई क्या है वेलोसिटी, और टी क्या है टाइम। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन का अच्छा है। यहाँ पूछा गया है कि टाइम डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू पी नॉट। यहाँ पे दे रखा है पी इज इक्वल टू पी ई, एक्सपोनेंशियल को ई लिखते हैं यहाँ पे माइनस ए टी स्क्वायर, ये है एक्चुअल। जहाँ पे ए क्या है कांस्टेंट है और पी क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं। तो हमें ए का डायमेंशन निकाल,
अब मैंने क्या बताया था, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन था वो डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ 80 स्क्वायर, ये क्या हो गया डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं, वन। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, m⁻0 l का पावर जीरो t का पावर। तो अगर किसी भी चीज का पावर अगर हम जीरो रखते हैं तो वो क्या होता है, वन। इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए, और डायमेंशन ऑफ टी, टी क्या है, टाइम, किसका होगा, t⁻2 इज इक्वल्स टू वन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आ जाएगा, 1/t, और ये आ जाएगा t⁻। तो डायमेंशन ऑफ ए क्या आ गया, t⁻⁻3, की ऑप्शन करेक्ट। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, ये क्वेश्चन ना एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जो हमने बेस क्वांटिटी जिसके ऊपर हमने डायमेंशन सेट कर रखा था, वो हम ले रखे थे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने डेफिनेशन टाइम लगा था कि बेस क्वांटिटी हम जनरली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पर ये कोई जरूरी नहीं। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कोई और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अ मोमेंटम, area A and time t are taken to be the fundamental quantities, ठीक है। Then the dimension formula of energy। तो हम मानते हैं, हमें बताना है कि एनर्जी, बेसिकली हमें बताना है क्या है एनर्जी। बेसिकली हमें एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है मोमेंटम, एरिया और टाइम के टर्म, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी को हम लिख रहे हैं, मैंने बोला कि लेट ई इक्वल्स टू, हमारे पास है मोमेंटम p⁻a, एरिया p एंड टाइम c। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर हम डायमेंशन बताएं, इसका डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ डायमेंशन ऑफ ई क्या होगा हमारे पास, ई m l⁻², t⁻⁻², ठीक है। ये हो गया डायमेंशन एनर्जी का। पावर का डायमेंशन क्या है, पावर, सॉरी ये नॉट पावर नहीं, ये डायमेंशन मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m l t⁻⁻1, ये हो गया, और टू दी पावर है, ये हो गया मोमेंटम। एरिया होता है l² टू दी पावर p, यहाँ पे आ गया, और टाइम का t। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे हो गया m⁻a। एल, एल के बारे में करेंगे तो a+2b, और टाइम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अ, यहाँ पे -a+c, ठीक है। ये हो गया हमारे पास और ये डायमेंशन हो गया इस साइड में हो गया RHS, और LHS में हमारे पास क्या होगा, L2 t⁻²। अब इनको कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, a = 1, और a+2b = 2, एंड साथ साथ -a+c = -2, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो b का वैल्यू क्या मिल गया हमें, a का वैल्यू तो 1 है, और b का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हम 2b = 2 - 1 हो जाएगा, और b = आ जाएगा 1, ठीक है। और c की बात करें तो c क्या हो जाएगा, -2 + a, यानी कि माइनस, a का वैल्यू क्या है, 1 है ना, -2 + 1 -1। तो हमारे पास a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1/2, और c का वैल्यू -1। तो यहाँ से हमें e का डायमेंशन क्या आ गया हमारे पास, डायमेंशन p, मोमेंटम टू द पावर a लिया था हमने, तो मोमेंटम p हो गया। उसके बाद हमने a रखा, एरिया का पावर b रखा, तो b का वैल्यू 1/2, यहाँ पे 1/2, और टाइम का पावर कितना है, c था, -1। तो p a⁻1/2 एंड t⁻⁻, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना, हमें क्या चाहिए कि बेस क्वांटिटी तो पता होना चाहिए, उनका डायमेंशन,
जो बेस क्वांटिटी पूछा गया है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारे साथ एनर्जी पूछा गया था। एनर्जी के अलावा कोई और भी क्वांटिटी पूछा होता तो हम कर सकते थे, पर हमें उसका डायमेंशन याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के क्वेश्चन कर पाए। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें बस पता होना चाहिए कैसे होता है। बाकी हम जैसे जो हमारा ये ईयर प्रोग्रेस करेगा, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट आएंगे, फॉर्मूलाज हम लर्न करेंगे, तो डायमेंशन जो है वो बढ़ता जाएगा इसको। अब बात करते हैं यहाँ, अब ये क्या है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज अ सोलर डायमेंशन ऑफ सोलर कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, सोलर कांस्टेंट क्या है। अगर हम सोलर कांस्टेंट की बात करें, ये क्या है, अर्थ सरफेस पे जो एनर्जी आता है, एनर्जी क्या है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हुआ हमारे पास, ये पूछा गया। अब इसका डायमेंशन निकालना है हमें, अर्थ सरफेस पर डिफाइंड सोलर कांस्टेंट, इसको कहते हैं सोलर कांस्टेंट। अब ये हो गया फॉर्मूला, इसका हमें डायमेंशन निकालना है, ये हुआ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बस इसका डायमेंशन निकालेंगे तो ये डायमेंशन हो जाएगा इधर, एनर्जी का डायमेंशन अलग होगा, और नीचे एरिया का डायमेंशन, और ये टाइम। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी होता है एम एल टू द पावर टू टी टू द पावर माइनस टू, ये होगा एरिया एल टू, ठीक है, एंड टाइम का टी। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा, एम एल टू द पावर टू और एल टू द पावर टू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और टी टू द पावर वन में ये ऊपर जाएगा माइनस वन, यानी कि टी टू द पावर माइनस थ्री। ये हो गया हमारे पास सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, सिंपल है कि नहीं। इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं कभी कभी ना, क्वेश्चन के जगह पे फॉर्मूला ही दिया रहता है, मतलब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि जो हमारा वेरिएबल है वो इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, तो उसका डायमेंशन पता करना या एक्चुअल फॉर्मूला ही डिराइव करना। जैसे आगे हम देखेंगे एक दो क्वेश्चन उस तरह के भी। अब यहाँ पे, अब देखो, जैसे मैंने पहले कहा था ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का। अब यहाँ पे स्पीड लिया गया है, एरिया लिया गया है, फोर्स लिया गया, और यहाँ पे निकाल पूछा गया है कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन। अब यंग्स मॉडुलस मतलब सॉलिड स्टेट जब पढ़ेंगे हम, तो उसके बारे में जानेंगे। अगर मैं यहाँ पर सिंपल ये बता दूँ कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन होता है ना, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होता है। अभी अभी के लिए बस ये क्या, अगर ये पता रहे हमें तो हम सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बाकी कर सकते हैं, है ना। ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो ये भी होमवर्क में आप करोगे और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ अ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन सीरीज सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक नया सिस्टम लिया जाता है जिसमें लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, मास 100 ग्राम है, तो हमें डेंसिटी ऑफ मटेरियल का। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो डायरेक्ट यूनिट वाला था, दूसरा हम यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस का भी यूज कर सकते हैं। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डेंसिटी को अगर हम रो से डिवाइड करते हैं तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या होता है। अगर सबसे पहले हम डेंसिटी का फॉर्मूला है, तो डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, राइट। इसको अगर हम रो लिखें तो ये हो जाएगा m/v। अगर दोनों साइड में हम डायमेंशन कैलकुलेट करें तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाए, ये डायमेंशन ऑफ एम और ये हो गया L3, यानी कि m L⁻⁻, ये हो गया डायमेंशन। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर हम इस जो 10 सेंटीमीटर रखा है नया जो यूनिट सिस्टम, 10 सेंटीमीटर को हम एक्स, 10 सेंटीमीटर को हम एक्स मान लें, और 100 ग्राम को हम वाई। वैसे ये जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट ही एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा।
इसको नॉर्मली सॉल्व सब कैसे कर सकते हैं? सिंपल, हमारे पास डेंसिटी क्या दे रखा है, 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, राइट। देखो यहाँ पे ml⁻³ है, तो हम यहाँ पे ग्राम में रखें, तो ये है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स, और इसमें नए वाले जो यूनिट सिस्टम है इसमें हमारा एक्स क्या है, जो न्यूमेरिक वैल्यू। अब नए वाले सिस्टम में एम का वैल्यू कितना है, 100 ग्राम, तो यहाँ पे लिखा हमने 100 ग्राम। और लेंथ का कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर टू द पावर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ये लिखने में, क्योंकि हमें पता है ना। अच्छा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये मैंने क्यों लिखा, तो हमें याद है कि हम N1, मैंने वो यूनिट सिस्टम के बारे में जो लास्ट क्लास में बताया था, हम लिखते हैं ना N2, है ना, ये लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 4 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे n क्या है, ये हो गया न्यूमेरिक वैल्यू और इसका यूनिट, ये n2 क्या है, ये x न्यूमेरिक वैल्यू और उसका, इसको अगर हम फर्दर निकालना चाहें तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 है ही न्यूमेरिक वैल्यू, और इधर आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर टू द पावर माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे आ गया 4, और ये आ गया 10 टू द पावर-2, और ये फिर हमारे पास ये -1, तो यहाँ पे 10 टू द पावर-3, ये -1 और ये सॉरी, ये जो 10 सेंटीमीटर है ये ऊपर जाएगा, राइट। तो 10 टू द पावर-1 और ये -3 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा +10 टू द पावर, तो यहाँ पे आ गया 40, राइट। क्योंकि 10 टू द पावर +3 और 10 टू द पावर -2, तो ये 10 हो जाएगा, 4 × 10 40, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 40। तो जो न्यू यूनिट सिस्टम में हमारा डेंसिटी होगा वो 40 यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट, सही है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, या फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑफ मास एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एज वेल एज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने अभी पहले बताया था कुछ क्वेश्चन पहले कि हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को डिराइव कर, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मास पे डिपेंड कर रहा है, राइट। मास पे डिपेंड कर रहा है, एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी कि स्पीड और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि रेडियस पे डिपेंड, ठीक है। मास का हम ले लेते हैं एक्स, या फिर मास का पावर ए, स्पीड का पावर बी एंड रेडियस का पावर। अब जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट ले लिया, और m⁻⁴ स्पीड को हम v से लिखते हैं तो v⁻⁴, एंड रेडियस को हम r से लिखते हैं तो r⁻⁶। ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इन दोनों साइड में डायमेंशन लगा दें, तो हम लिख सकते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ml t⁻⁻², और ये k क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये इनका डायमेंशन देखते हैं, इनका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ m, यानी कि m a, स्पीड होता है l t⁻⁻1, तो यानी कि इसका भी, और रेडियस होता है लेंथ, तो इसका c।
इसको अगर एक्यूमुलेट लिखें तो हमारे पास हो जाएगा एम टू द पावर ए, एल टू द पावर बी प्लस सी, एक बी का और एक सी का। और टी का क्या होगा, माइनस, यहाँ पे एम एल टी टू द पावर माइनस। अब इनको अगर हम कंपेयर करें डायमेंशन, तो ए का वैल्यू कितना आया, 1। बी का वैल्यू कितना आया, सॉरी बी प्लस सी इक्वल्स 2 है। यहाँ से आ जाएगा सी, बी का वैल्यू, यहाँ माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2 है, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 2। ठीक है। एंड सी का वैल्यू बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, बी प्लस सी इक्वल्स टू 1। तो सी का वैल्यू कितना, 1 - 2 यानी कि -1। सी का वैल्यू कितना है, माइनस, राइट। तो यहीं से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट जो था हमारा एम का, एम टू द पावर ए यानी कि एम, राइट। देन स्पीड, स्पीड का पावर था भी, तो स्क्वायर, राइट, एंड डिवाइडेड बाय, एंड यहाँ पे हमने दिया था रेडियस, रेडियस टू द पावर -1। जैसे ऐसे सकते, ऐसे लिख पाएंगे कि k इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन, ये आया। ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में हमें कहीं भी कांस्टेंट का वैल्यू के बारे में पता नहीं चलता। ये अगर हम इससे फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो ये आएगा डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाता है वैल्यू, है ना। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस सिस्टम। जी इन सीजीएस सिस्टम, तो हमें इसके लिए ना याद करना होगा कि जी का डायमेंशन क्या। ठीक है। तो जी का डायमेंशन हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर रखा था। जी का डायमेंशन क्या था, एम टू द पावर -1, एल टू द पावर 3, टी टू द पावर -2। ओके। एम टू द पावर -1, एल टू द पावर 3, टी टू द पावर -2। तो हमें डायमेंशन जी हो गया एम टू द पावर -1, एल टू द पावर 3, टी टू द पावर -2। ये ठीक है। अब जी का वैल्यू में सीजीएस में कन्वर्ट करें, ये कैसे करेंगे। तो अभी तो जस्ट मैंने कन्वर्सन बताया था, राइट, कैसे किसी को कन्वर्ट करना है, अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करें, समझाया था मैंने। तो इसको भी ना एज ए होमवर्क में एक बार आप करके देखें। मैं इसको मतलब एज ए होमवर्क ही आप करो, नहीं होगा तो मैं करवा, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं करवा, ठीक है, करवा दूँ। पर एक बार आप ट्राई करना इसको एज ए, इसको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी इफ फोर्स इक्वल्स टू ए साइन बी, बी टी एंड सी कॉस टी। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सिंपल, हमें क्या है, चार कांस्टेंट दे रखे हैं और सबका वैल्यू यहाँ पे क्या है, फोर्स। पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ एफ वुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए साइन बीटा टी, और ये होगा डायमेंशन कॉस। अब फिर से बात करते हैं, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन होगा ए का, और वही डायमेंशन होगा सी का। तो ए और सी का तो क्लियर होगा, ए का डायमेंशन क्या होगा और सी का डायमेंशन क्या होगा, ये क्लियर। ये डायमेंशन होगा फोर्स का ही, जो कि होगा एम एल टी माइनस टी टू द पावर -2। ये हो गया ए और सी। अब बात करते हैं बी और डी। ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बताया कि डायमेंशन लेस होता है, यानी कि डायमेंशन ऑफ बी टी क्या होगा, 1, जैसे मैंने पहले बताया था। कैसे आता है, एम टू द पावर 0 करते हैं, एल टू द पावर 0 करते हैं, टी टू द पावर 0 करते हैं, तो किसी का पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आता है। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ बी वुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, और टी का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी, तो ये होगा टी टू द पावर। तो डायमेंशन ऑफ बी कितना हो गया, बी, और ये होगा डायमेंशन ऑफ बी का भी, टी टू द पावर। तो ए और सी का क्या होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स, और डी और डी का डायमेंशन क्या हो गया, टी टू द पावर -। क्लियर। ओके। तो ये है ओवरऑल डायमेंशनल एनालिसिस। हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स थे, और ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है ना इसमें कवर हो जाते। अब
डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं क्या क्या ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर। मैकेनिक्स में जो फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव, इट कैन ओनली बी चेक। तो अगर तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है ना, तो इसको डिवाइड करना या डिराइव करना काफी डिफिकल्ट होगा। ठीक है। तो वहां पे हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन डिराइव करना डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ से लगभग अ, मतलब उसको डिराइव नहीं कर सकते ऑलमोस्ट। दूसरा है कि इसमें ना हम सिर्फ और सिर्फ जो मल्टीप्लिकेशन टाइप प्रॉब्लम होगा उनको ही हम डिराइव कर सकते हैं, डिपेंडेंसी वाला लगा के। जैसे वेव में तो प्रॉब्लम। ठीक है। तो यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर समेशन के फॉर्म में हो तो हम डिराइव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि ये वाला। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन हो तो इसको करना डिफिकल्ट है, मतलब इस डायमेंशनल एनालिसिस से इस तरह का प्रॉब्लम हम फॉर्मूला डिराइव कर ही नहीं सकते। थर्ड, द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी डिराइव, ऑब्वियसली क्योंकि इनका डायमेंशन होता ही नहीं है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके इसको हम डिराइव नहीं कर पाते। फोर्थ में, फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन वन टर्म विच आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड आल्सो कैन नॉट बी डिराइव। जैसा मैंने बताया, इनको भी डिराइव नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डिराइव कर सकते जो प्रोडक्ट के फॉर्म, जो फॉर्म with the relationship derived from the method gives no information about the dimensionless constant. तो कांस्टेंट हम डिराइव जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो उसमें जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बता पाए। दूसरा, इफ द डायमेंशंस ऑफ आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी इन, राइट। अच्छा, एक और चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मतलब वो कई सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल जो फॉर्मूला है ना वो सेम हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि यंग्स मॉडुलस का जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो यंग्स मॉडुलस और प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है, पर दोनों अलग अलग क्वांटिटी। ठीक है। उसी तरह से, या फिर सेवंथ पे, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटीज कैर फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन की हेल्प से और डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम ये नहीं बता सकते कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करते हैं या फिर इसका डायमेंशन लिखा हुआ है वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर। ठीक है। क्योंकि कई बार है क्या कि सेम डायमेंशनल जो सेम डायमेंशन होता है डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, दोनों की लेंथ ही है, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम होगा, एल टू दी पावर माइनस, लेकिन एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सारे लिमिटेशन। ठीक है। तो हमने पूरा डायमेंशन एनालिसिस पढ़ लिया, समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो।